सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बैठ गए हो आप भी? चलो बढ़िया बात है। सो हाँ, अरे मैं बोलता हूँ गजब। इतना ज़्यादा रश था ना वहाँ पे, अभी वहीं से तो पहुँचा हूँ, तभी तो लेट हो गया। मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा रश था कि क्या बताऊँ तुम लोगों को। मतलब अलग लेवल की मतलब वाइब्स थी वहाँ पे तो। हाँ, 3 दिन की कथा है। आज 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 आए हैं ना। हाँ, 3 दिन की कथा रहेगी बागेश्वर धाम वालों की। हाँ, तो वो तो चलती रहेगी। जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। बहुत बड़ा ज़्यादा वहाँ से शुरू हुई है। मतलब तुम लोग लगा लो कि मैं कहाँ पे था। हम लोग थे वाल्मीकि चौक पे। वाल्मीकि चौक से लेके अपना वहाँ सिंबल चौक तक तो मतलब इतना ज़्यादा रश था। फिर गाड़ी उन्होंने भगा दी है। फिर गाड़ी उन्होंने आगे मतलब निकली है। फिर मतलब लोगों का थोड़ा सा मतलब कम हुआ है। नहीं तो अदरवाइज तो मतलब मैं कहता हूँ कि निकलना मुश्किल हो रहा था कि कहाँ से निकले कहाँ से कैसे। हम लोग तो आगे तक हो गए। अरे मैं कहता हूँ अलग अलग सी वाइब थी। मतलब वो तो जय श्री राम के नारे। और मैं कहता हूँ कि मज़ा अलग लेवल का। और पठानकोट में ऐसा चीज़ मतलब मैं जाता तो नहीं था ज़्यादातर, और इस बार गया हूँ, पर मज़ा आ गया सही। चलो बैक टू द टॉपिक आ जाओ। सो गाइस, कैसे हो सब? अच्छे होंगे, ठीक है। कल जो पढ़ा है पढ़ा तुम लोगों ने? तुम लोग तो वैसे भी नहीं पढ़ते हो। अरे ऑनलाइन वाला तुम लोग पढ़ लिया करो, ये लोग तो वैसे भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना, वेले, है ना। तुम लोग पढ़ लिया करो अच्छे तरीके से। चलो, तो कल हम लोगों ने क्या करा था? कल हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू करा था तुम लोगों का, पार्ट नंबर डी से। कौन सा था वो? कैपिटल फॉर्मेशन का, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन का जो चैप्टर था वो शुरू करा था। और कल दो टॉपिक्स हम लोगों ने खत्म करे थे। एक तो खत्म करा था हम लोगों ने कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, और दो पार्ट्स में उन्होंने पढ़ा था कि एक बॉर्डर सेंस में क्या बोलते हैं और एक लिमिटेड सेंस में क्या बोलते हैं, है ना। और दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इंपॉर्टेंस के बाद में शायद हम लोगों ने वो पढ़ा था कोजिस, है ना, कोजिस पढ़े थे। तो दो हम लोगों ने पढ़े थे। शायद से तुम लोगों को याद हो, किसी ने रीड करा हो, लेकिन मेरे को पता है कि कितने लोगों ने रीड करा होगा, कितने नहीं। इसलिए मेरे को थोड़ा तरस आ जाता तुम लोगों पे, तो मैं तुम लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ बेटा, वो है समरी। ठीक है, ये देखो। कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंस में क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंस में पढ़ा था पहले तो हाँ, इंपॉर्टेंस में पढ़ा था रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमी, याद है? 8 पॉइंट पढ़े थे हम लोगों ने रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमी। उसमें 2 पॉइंट पढ़े थे, एक तो कैपिटल डीपनिंग, और एक क्या पढ़ा था? कैपिटल वाइडनिंग, याद है? तो दो चीजें पढ़ी थी कैपिटल रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमी में, एक तो कैपिटल डीपनिंग था और एक कैपिटल वाइडनिंग था। ठीक है, एक कैपिटल डीपनिंग था और एक कैपिटल क्या था? वाइडनिंग था। दो चीजें हम लोगों ने वहां पे कल पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। उसके बाद में डबल टास्क था। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस थी, सेल्फ रिलायंस थी, और हमारा एक्सपेंशन था। 1 मिनट रुकना ज़रा, तुम लोग इसको रीड करो उतनी देर तक, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। रीड करा किसी ने? हाँ। हाँ, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है। ह्यूमन कैपिटल का एक पॉइंट था, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हम पैसा लगाते थे। फिर डबल टास्क टास्क था, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ साथ में मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस थी कि अगर हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी के साथ में कॉम्पिटिट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को साथ साथ में लेके चल सकते हैं। फिर सेल्फ रिलायंस हम लोग हो जाएंगे कि इतना कैपेबल हो जाएंगे कि हम लोग खुद से अपनी सारी चीज़ें क्या करेंगे? बढ़ाना शुरू कर देंगे। फिर प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूज़ हो सके, ठीक है, प्रॉपर यूज़ हम अच्छे से कर सकें, उसके लिए हमें कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ती है। और एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, के मार्केट की एक्सपेंशन होती है। तो ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये तुम्हें हेल्प करेंगी जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, उस टाइम पे तुम्हें ये समरी हेल्प करेगी। अगर तो तुम्हें पॉइंट्स याद हैं तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालेगा। तुम लोग पता क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? दे मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ बना बना के लिखी जाएंगे लिखी जाएंगे। अरे उसके पॉइंट्स तो लिखो ना, अच्छे तरीके से पॉइंट्स लिखोगे। अगर पॉइंट्स नहीं अच्छे होंगे
तो फिर वो एग्जामिनर कैसे नंबर देगा? तो पहले तो पॉइंट्स याद करो, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर का मटेरियल तुम लोग उससे देख के बना सकते हो। तो जितना मैंने बता दिया उतना तो तुम लोग याद रखोगे, लेकिन पॉइंट्स को याद रखने का तरीका यही है कि ऐसे करके एक समरी बना लो, ताकि लास्ट टाइम में जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें पॉइंट्स याद रहें। अंदर का तो कंटेंट तुम लोग इतने हो ही कि अंदर का कंटेंट तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोजिस पढ़े थे। अब ये कोजिस की भी समरी मैंने यहाँ पे बनाई है कल, कि कोजिस क्या क्या है। एक तो पॉवर्टी है, कि आखिर लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पैसा कम क्यों लगाते हैं, तो उसके कोजिस से क्या क्या कोजिस है। एक तो पॉवर्टी, गरीबी है वहाँ पे। फिर इन्फ्लेशन है। अब ये देखो, चेक करो एक चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अरे यार कोई और कलर लो, ये ठीक है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी अच्छा नहीं है, कलर नहीं अच्छा लगा, मैं अच्छा कलर देते कोई। चलो ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने जो पॉइंट्स हैं ये सारे एल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो, पहले लेस फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी कम है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम है, ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर है, मेरे पास इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर भी नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी है, लिमिटेड मार्केट है, लेबर इंटेंसिव है। तो तुम्हें ये याद रखना कि एल से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट एल से स्टार्ट होंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर उसके बाद में इंक्रीज इन टैक्सेस, और उसके बाद में बैकवर्डनेस। तो ये कुछ कोजिस थे, हम लोगों ने कल पढ़े थे, एक एक करके डीपली कल पढ़ा था कि आखिर कौन कौन से ऐसे कोजिस हैं, कौन कौन से ऐसे कोजिस हैं जिसके कारण हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में लोग ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये वो कारण है, गरीबी है, ठीक है, इस करके लोगों के पास पैसा नहीं है। इन्फ्लेशन है, ज़्यादा पैसा महंगाई में चला जाता है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूं। मेरे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है। फिर मेरे पास एबल एंटरप्रेन्योर नहीं है, मेरे पास प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लिमिटेड मार्केट है, ठीक है, लिमिटेड मार्केट है, लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहा हूँ, पुरानी तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, टैक्सेस बड़े ज़्यादा है, इंक्रीज़ कर दिए टैक्स के रेट। फिर अपना इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, मतलब मेरी जो इकोनॉमी है या फिर मेरी टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड तरीके से चल रही है। आज भी हम लोग पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस थे, कोजिस थे कि आखिर किस कारण हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम है, ठीक है। तो ये कोजिस हम लोग कल पढ़ के गए थे। आज हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचा था। लास्ट टॉपिक कौन सा था आज का जो रह गया था बच, फिर चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, लास्ट पॉइंट आज का, मेजर्स टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। सर आपने हमें ये बता दिया कि आखिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं करते। अब हमें ये तो बताओ कि आखिर हम उस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट कैसे करेंगे। देखो, हमें ये तो पता है कि ये इन रीजंस के कारण लोग कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहे, तो फिर कैसे हम उन लोगों को प्रमोट करें कि तुम लोग ज़्यादा से कैपिटल फॉर्मेशन करो। तो अब हमें कोजिस, अब कोजिस के बाद में अब हमें मेयर्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से हम उनको प्रमोट करेंगे कि आप ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करो। तो ये सारे पॉइंट्स आज के हम लोग डील करेंगे और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज का चैप्टर थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब लेक्चर भी छोटा रहेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे ख़त्म करेंगे आज का। क्या पता इसी में से तुम्हें एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से यहाँ से बनेगा तुम्हें। एक तो यहाँ से पक्का होता है, एक टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, कौन सा था टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आपका, टेक्निक्स वाला, हाँ टेक्निक्स वाला चैप्टर अगला वाला, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दोनों में से कहीं से भी बने, आप लोगों को तो 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा डी पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि डी पार्ट में तुम लोगों को 2 ही क्वेश्चन उठाने का मौका मिलेगा, दोनों क्वेश्चन डी पार्ट में से उठा लेना, ठीक है। आराम से डी पार्ट्स में से दोनों क्वेश्चन उठा लेना, 3 ही तो चैप्टर है, और बाकी में ये है कि चैप्टर से ज़्यादा है तो उनमें गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कम से कम जहाँ से पूरे नंबर बन रहे हैं वहाँ से तो लो। चलो आ जाओ, आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेजर्स, आखिर कौन कौन से मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। तो अब मेजर्स हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि आप लोग डोमेस्टिक सेविंग क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सर डोमेस्टिक सेविंग क्या होता है बेटा, हर एक बंदा सेव करता है, हर एक बंदा सेविंग करता है ना कुछ अपनी इनकम कमाता है, इनकम से कुछ पार्ट क्या करता है, सेव करता है, और उसके बाद हम उसको उड़ा देते हैं। उड़ाना नहीं है, ये बताएंगे कि क्या करना है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग, आप ऐसा करो कि जो कंट्री अंडर डेवलप्ड है, जो कंट्री क्या है, अंडर डेवलप्ड है, उन कंट्रीज में आप लोगों में ये हैबिट डलवाओ कि वो लोग ज़्यादा सेव करें। जितना वो लोग ज़्यादा सेव करेंगे उतना ही वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, और जितना वो लोग इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही कैपिटल फॉर्मेशन हो। समझ लग रहा है क्या, कि मैं अगर ज़्यादा सेव करूंगा तो उस सेविंग के पैसे को मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं रखूंगा, और उसी सेविंग को मैं आगे क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो जितनी सेविंग्स ज़्यादा होंगी उतनी ही कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी, ज़्यादा।
समझ आया, जितनी सेविंग्स ज़्यादा उतनी कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा। तो उन्होंने बोला इन अंडर डेवलप्ड कंट्री रेट ऑफ डोमेस्टिक शुड बी इंक्रीज। शुड बी इंक्रीज का मतलब है कि वहां पे रेट इंक्रीज होना चाहिए, किसका, सेविंग का रेट इंक्रीज होना चाहिए। और सेवरल सजेशन उन्होंने दिए हैं कि किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। पहले इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो बेटा। जैसे अभी एफडी का रेट चल रहा है आई थिंक सो 6% चल रहा होगा, 5 से 6% के बीच में चल रहा है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि मैं तुम्हें एफडी पे इंटरेस्ट दूंगा 10%, 15%, 20% इंटरेस्ट रेट दूँ, तो तुम लोग ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगा दोगे, अपना एफडी पे लगा दोगे। मतलब यूज़ करने से ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो कहता हम लोग चाहते हैं कि लोगों में सेविंग की हैबिट को बढ़ाना है। अब क्यों बढ़ाना है सेविंग की हैबिट को, क्योंकि जितना लोग सेव करेंगे उतना ही क्या होगा, इन्वेस्ट, और जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उससे क्या होगी, कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेरा होल एंड सोल पर्पस है कि ज़्यादा लोग सेव करें। अब वो सेविंग कैसे लोगों में सेविंग की हैबिट को इंक्रीज करना है, उसकी सजेशन दी है। पहला, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या करो, बढ़ा दो। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ द प्रोविडेंट फंड स्कीम। प्रोविडेंट फंड स्कीम, पीएफ सुना कभी नाम, पीएफ का नाम, बीएफ नहीं बोला भाई, पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम से कुछ पैसा निकाल के अपने प्रोविडेंट फंड में डालते हो, और जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो आप वहाँ से निकाल के अपना पैसा क्या कर देते हो, खर्च देते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितना पैसा आपने डाला, आप उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी डालता है। मतलब मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूँ, अगर 1000 रुपये मेरी सैलरी से कट रहे हैं तो 1000 रुपये वो भी डालेगा, और 2000 क्या करेंगे जोड़ के, फिर लास्ट में एंड में मेरे को 2000 का मतलब 2000 प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पीएफ होता है। तो उन्होंने बोला कि हम एक्सपेंशन ऑफ पीएफ फंड स्कीम, हम पीएफ फंड स्कीम जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे पीएफ की स्कीम से ज़्यादा करेंगे। जितना ही फंड क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितना ही पीएफ की स्कीम से ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, फ़ायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको रीड करो आगे, थर्ड पॉइंट को रीड करो ज़रा। लगा कुछ समझ। एक तो हमें तंग करने वाले लोग होते ज़्यादा, क्या कर सकते हैं। चलो आगे क्या गया, इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग ज़्यादा प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स लगाएंगे इस वाले पॉइंट में, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। मतलब परसेंटेज में, जैसे मैंने 10% काटते हैं मेरी सैलरी से, अब 20% काटेंगे, और जितना पैसा मेरी सैलरी से कटेगा वो इसका एक फंड बनता रहेगा, और उसी फंड को आगे इन्वेस्ट किया जाता है। समझ रहे हो, मतलब अगर मेरी सैलरी से 1000 रुपया निकाला गया तो वो 1000 रुपया कहीं पे नहीं पड़ा होगा, वो 1000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट हो रहा होगा, और बाद में जब मेरे को चाहिए तो वो पैसा निकाल के मेरे को दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम प्रोविडेंट फंड की क्या करेंगे, एक्सपेंशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड की क्या करेंगे, एक्सपेंशन। और दूसरा आ रहा है कि हम लोग रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या कर देंगे, इंक्रीज। हम लोग प्रोविडेंट फंड का रेट क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर उन्होंने बोला एक्सपेंशन इन द लाइफ इंश्योरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस करेंगे हम। क्यों, क्योंकि जितनी एक्सपेंशन करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की उतना ही प्रीमियम इकट्ठा होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस करवाते तो क्या क्या लेते हैं वो लोग, प्रीमियम लेते हैं। तो जितना प्रीमियम कंपनी इकट्ठा करेगी उसी को आगे क्या करेगी, इन्वेस्ट, और जितना इन्वेस्ट होगा वो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर लास्ट में कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम, ये छोड़ दो अभी, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। चार भी याद रख लोगे तो बहुत है। पहला, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, क्या करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा ये है कि पीएफ की स्कीम्स को एक्सपैंड कर दो, फिर पीएफ का ही रेट बढ़ा दो, ठीक है, पीएफ का ही क्या कर दो, रेट बढ़ा दो। और इंश्योरेंस की क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। इंश्योरेंस की क्या कर दो आप लोग, एक्सपेंशन ज़्यादा कर दो इंश्योरेंस स्कीम की। तो इन तरीक़ों से आप डोमेस्टिक लेवल पे सेविंग्स बढ़ा सकते हो, और जितनी सेविंग्स बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा लोग क्या करेंगे, आगे कैपिटल फॉर्मेशन करने में वो हेल्प करेगी। इजी, पहला पॉइंट था ये डोमेस्टिक सेविंग का। अब नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये पॉइंट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है मेरे को। याद करो, हाँ यार तुम लोग याद करो कि इस पॉइंट को कहाँ देखा तुम लोगों ने, और इंटरलिंक करके बताओ अगर किसी को पता लगेगा। तुम लोग भी चलो करो जरा, इंटरलिंक करके बताओ मेरे को कि कहाँ पे तुम लोगों ने ये पॉइंट देखा है।
आया याद किसी को या नहीं? नहीं पता लगा? अरे कोजिस में नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कम हैं, इसलिए हम लोग इन्वेस्ट कैपिटल फॉर्मेशन कम कर रहे हैं। जितने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट नहीं याद आया कि हम लोग, अरे ये देखो यार कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ घूर घूर के, है ना? ये देखो यहाँ पे नहीं पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम है इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि हम लोग उन्हीं पॉइंट्स में से पॉइंट उठा के उन्होंने बोल दिया कि अगर हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अगर हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा कर देंगे, अगर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को एक्सपैंड कर देंगे, जितनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होगी, जितनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा सकते हो। बस उसी पॉइंट को घुमा के यहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे उन्होंने डिसएडवांटेज के तरीके से यूज़ करा था, यहाँ पे उन्होंने एक एडवांटेज के तरीके यूज़ करा है। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है इसलिए मैं कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, इसीलिए जितने ज़्यादा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। बस ये चीज़ बोली। फिर रूरल सेविंग, क्या बात है, एक जैसा पॉइंट। ये देखो पहले तो डोमेस्टिक सेविंग को इंक्रीज करना है, फिर उसके बाद में रूरल सेविंग को भी इंक्रीज करना है। किसको? रूरल सेविंग को। रूरल का मतलब क्या होता है बेटा? गांव, है ना? गांव में। तो उन्होंने बोला मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, ठीक है। और उनको नहीं पता कि उनको अपनी सेविंग को कहाँ पे मोबिलाइज कराना। मोबिलाइज का मतलब होता है कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना, अपने पैसे को कहाँ पे डाले, उनको नहीं इतनी ज़्यादा समझ होती। तो पीपल क्या करते हैं, पीपल स्पेंड कर देते हैं अपनी सारी की सारी सेविंग को, कि गोल्ड के ऊपर लगा दिया, सिल्वर में लगा दिया, लैंड परचेज कर ली, कैटल्स परचेज कर दिए। तो ऐसी जगह पे वो क्या कर देते हैं, अपना पैसे को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रूरल लेवल पे सेविंग्स बढ़ाना चाहता हूँ, सेविंग्स उनमें हैबिट डालना चाहता हूँ ताकि वो उनकी सेविंग्स इकट्ठा करके मैं आगे कैपिटल फॉर्मेशन कर सकूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की ब्रांचें खोल दो। रूरल सेक्टर में जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की ब्रांचें खोल दो, कोऑपरेटिव बैंक खोल दो, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा से ज़्यादा खोल दो, ठीक है, विलेजेस में जाके, जो कि हेल्प करेंगे उनके पैसे को सेव करने में, ठीक है। उसके बाद में ब्रांचेस शुड बी ओपन इन द विलेजेस सो दैट दे शुड बी बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया बिकॉज दे आर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर वेल। तो उन्होंने बोला ये इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ये पॉइंट पहले भी कवर हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलोगे उससे क्या होगा, फार्मर की भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये बोलना चाहता है कि रूरल लेवल पे जाके तुम लोग सेविंग्स को बढ़ानी है। किस तरीके से बढ़ा सकते हो, आप रूरल में जाके बैंक खोल दो, कोऑपरेटिव बैंक खोल दो, और जब बैंक ज़्यादा खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी और फार्मर की भी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो अभी तक 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला था डोमेस्टिक सेविंग इंक्रीज कर दो, दूसरा मैं बोलता हूँ रूरल सेविंग इंक्रीज कर दो, और थर्ड मैं बोलता हूँ फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे एक्सपैंड कर दो, ठीक है। आगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वाह बड़ा अच्छा पॉइंट है। किसी को पता डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है भाई? पता तुम लोगों को? बड़े देर से शांत बैठे हुए हो, पता डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है आपको पता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे हो। मतलब अगर मेरे ऊपर लगा और मेरे को ही पे करना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब लगता किसी और के ऊपर है, पे कोई और करता है। मतलब किसी और के ऊपर लगेगा लेकिन पे करने वाला कोई होगा। सर कोई एग्जांपल? बेटा इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। मैंने अपनी इनकम कमाई, मेरे को अपनी इनकम पे टैक्स देना, दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, आप लोग सामान खरीदते हो, जीएसटी पे करते हो, है ना? तो वो ऐसा टैक्स है जो लगता किसके ऊपर है, वो लगता है जो रिटेलर है या जो सामान बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन वो हमसे टैक्स निकलवा के आगे दे के आता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। लगता किसी और के ऊपर है, पे कोई और कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है इनडायरेक्ट टैक्स की। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट इनकम इज ऑब्टेन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स। तो ज़्यादा गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमा रही है? इनडायरेक्ट टैक्स से। और दीज टैक्स कहाँ पे लेविड हो रहे हैं? ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेविड हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ इसने में, छोड़ो, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा कस्टम भी लगता है। कस्टम का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हो तुम लोग तो कस्टम लगता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इंडायरेक्ट टैक्स इन चीज़ों के ऊपर लग रहा है, ठीक है। एंड द सेल टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दीज टैक्सेस इज मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपर। तो ये सोर्सेज हैं किसके? फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। कि ज़्यादा अगर जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, जितना इंडायरेक्ट टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, उतनी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। कैसे?
सर जितना पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में आएगा, जितना पैसा टैक्स के रूप में आएगा उसी पैसे को गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे खर्चेगी, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो पैसा लग जाएगा, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर सरप्लस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं पता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है, फिर सरप्लस पे आएंगे। सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा पैसा। जैसे मेरे को मम्मा ने बोला कि जा मार्केट पे जा और मार्केट से सब्जी लेके आ, और मैं मार्केट में सब्जी लेने जा रहा हूँ, सब्जी लेने के लिए मेरे को दिए गए 200 रुपये, तो 200 रुपये मेरी जेब में डाले गए। अब 200 रुपये से मैंने सब्जी ले ली, सब्जी लेने के बाद में मेरे पास 20 रुपीज़ बचे गए, डेट इज सरप्लस, जो बचा हुआ पैसा है, जो प्रॉफिट हो रहा है। और 20 रुपीज़ कभी घर वालों को तो देंगे ही नहीं, वो कहाँ पे जाते हैं, अपनी पॉकेट में, तो वो सरप्लस होता है। सरप्लस का मतलब किसी भी जगह से आपको पैसा बच रहा है, डेट इज सरप्लस। अब इन्होंने बोला सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब है कि जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, जैसे रेलवेज, ठीक है, भेल हो गया, भेल मतलब वो खाने वाली नहीं है, भेल का मतलब होता है भारत क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, BHEL का क्या नाम था, BHEL का फुल फॉर्म क्या थी, हाँ भूल गया, मैं भी भूल गया, चलो छोड़ो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है ना, भेल की याद करके आना तुम लोग, ठीक है, BHEL, ठीक है। अभी देख लेते हैं यार, अभी देख लेते हैं, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, हम अपने पर्पस से लेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, ठीक है, जो किसी कंपनीज है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, किसकी कंपनीज है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज में जो भी पैसा अराइज होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस से, जो भी पैसा अराइज होता है, उससे जो भी सरप्लस आता है, जो भी सरप्लस आएगा, तो उससे क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। कैसे, देखो, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश मैनी एंटरप्राइजेस इन द पब्लिक सेक्टर, so these enterprises are managed efficiently if there is increase in the profit by investing their profit in the public sector, more capital formation will be taken। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, कैसे मैनेज करेंगे, जब हम लोग किसको, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करेंगे, और पब्लिक एंटरप्राइजेस से आने वाले जितना भी पैसा होगा, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा, बस, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया जाता है जितना पैसा, जितना भी पब्लिक एंटरप्राइजेस से पैसा बचता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है सरप्लस फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट, ऐसा पैसा जो कि नॉन डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, ऐसा पैसा जो कि नॉन डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, मतलब ऐसा पैसा जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, ऐसा पैसा जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, उस पैसे को क्या बोला जाता है, नॉन डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। ऐसा पैसा जो कि नॉन डेवलपमेंट में नहीं खर्चा जाता, उस पैसे को क्या कर सकते हैं, उस पैसे को क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, समझ लग गया, बस इतना ही याद रखना है कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहा, जो गवर्नमेंट पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रही, उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, और वही पैसा कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको इन्वेस्ट कर देंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर में, ताकि ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। तो पहले क्या करो, गवर्नमेंट अपनी नॉन डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला खर्चे को क्या कर देगी, कम कर देगी, और उसी चीज़ को क्या कर देगी, आगे फर्दर इन्वेस्ट कर देगी। समझ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को तुम लोग रीड करो, मैं देखता हूँ कितना का तुम लोगों का दिमाग चलता है प्राइस स्टेबिलिटी में, ठीक है, ये तुम्हारे सामने, और देखते हैं किस बंदे की जो वर्डिंग्स है वो मेरे साथ मैच होती है, कि प्राइस स्टेबिलिटी में आखिर तुम लोगों ने क्या समझा। सारे पढ़ेंगे, सारे करो स्टार्ट। प्राइस क्या मतलब प्राइस स्टेबिलिटी, मैं भी देखता हूँ जरा, एक्सेस राइजिंग, कर रहे हो रीड या नहीं, हुआ किसी से, चल बोल तो, हाँ अच्छा, हाँ कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, और कोई, तू क्या कहता है, हाँ हाँ
ठीक है, ठीक, गुड। चलो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्राइस स्टेबिलिटी में। आप लोगों ने करा रीड ऑनलाइन वालों, करा कुछ? चलो देखते हैं किसकी मैचिंग होती है, देखते हैं। एक्सेसिव राइज और फॉल इन द प्राइजेस शुड बी अवॉइडेड बाय कर्बिंग द प्राइस राइज, पब्लिक सेविंग विल ग्रो एंड सच द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज। क्या बोला गया इन्होंने बोला कि एक्सेसिव राइज हो जाना या फिर फॉल हो जाना, या तो एक ही बार में ऊपर चला गया प्राइस या तो एक ही बार में नीचे चला गया, ऐसी चीज़ों को क्या करना, अवॉइड करना है। ना तो मेरे को प्राइसेस ज़्यादा ऊपर चाहिए, ना मेरे को प्राइसेस बिल्कुल कम चाहिए, मेरे को प्राइस चाहिए स्टेबल। क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइसेस हो जाएंगे उससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन। कम प्राइस हो जाएंगे उससे क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन। अब मेरी तरफ ऐसे मत गुरु, नहीं पता इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। और जो पहली बार सुना इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब क्या है, सस्ताई। हाँ पहले मेरे को पता था। डिफ्लेशन का मतलब होता है गधो, डिफ्लेशन का मतलब होता है जब डिमांड कम हो जाती है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। सस्ताई, सस्ताई क्या होता है, हाँ ऐसे ही अपने मन से कोई भी है ना। तो प्राइजेस जब बिल्कुल डाउन हो जाते हैं उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं जब आपकी डिमांड बड़ी ज़्यादा कम हो जाती है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं, और जब आपके प्राइजेस बड़े ज़्यादा हाई चले जाते हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला ना तो मेरे को एक्सेसिव प्राइस राइज इन प्राइस चाहिए, ना मेरे को बिल्कुल कम प्राइजेस चाहिए, मेरे को इन दोनों को क्या करना, अवॉइड करना है बाय कर्बिंग द प्राइजेस राइजेस। जो आपके प्राइजेस ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं उनको कर्ब कर लेना। कर्ब का मतलब होता है उनको उनको क्या कर देना, उनको पकड़ लेना वहीं पे। ठीक है, उनको कर्ब कर लेना, दैट द पब्लिक सेविंग विल ग्रो। जिससे क्या होगी, पब्लिक सेविंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकते, ग्रो कर सकते। कैसे, अगर इन्फ्लेशन हो रही है, अगर महंगाई हो रही है, अगर मैं प्राइजेस को बढ़ने से रोक सकता हूँ तो क्या उतना ही पैसा लोगों का बचेगा, और जितना लोगों का पैसा बचेगा उतना से ही उनकी कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उतना ही पैसा उनका सेव होगा, और जितना पैसा सेव होगा उतना ही पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे को प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए। हम लोग नहीं चाहते प्राइस ज़्यादा ऊपर जाए, ना ही प्राइस बिल्कुल कम हो जाए, हम लोग चाहते हैं एक स्टेबिलिटी। और जब प्राइस की स्टेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद से जितना पैसा बचेगा वो पैसा हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाएंगे। तो ये है प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है। समझ आया? चलो, जिनका तो मैच था वो ताड़ियां मारो अपने लिए, अपने लिए। ठीक है, चलो अपने लिए तालियां मारो। लेस कंस्ट्रेंट टू द प्रोडक्शन। अब इसको छोड़ दो, अभी आ गया। तो रिडक्शन इन द कंजप्शन, कंजप्शन पे कम कर दो। कंजप्शन करनी कम, मतलब खाओ पियो कम। जितना खाओ पियोगे कम उतना ही क्या होगी, सेविंग ज़्यादा होगी। तो इन्होंने बोला अंडर दिस ओपिनियन दैट सेविंग कैन बी इफेक्टेड बाय रिड्यूसिंग द कंजप्शन। अगर आप कंजप्शन कम कर दोगे, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 1000 रुपीज़ है, अगर मैं बोलूँ कि 1000 के 1000 खर्च दो, तो क्या उसमें सेविंग होगी? नहीं, वो तो तुम लोग कर दोगे, वो तो तुम आगे भी करते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार इस बार ना तुम्हें 1000 रुपीज़ तो दिए गए हैं घर वालों ने, ठीक है, और उसमें से तुम लोग ऐसा करना, अपना जो खर्चा है वो कम करना, कंजप्शन कम करना। कंजप्शन का मतलब है खाना पीना कम। ठीक है, खाना पीना कम, वो बोल रहा पिएंगे कम, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, खाना पीना कम। ठीक है, तो जो भी खाना पीना कम करोगे जिससे कंजप्शन कम होगी, अगर कंजप्शन कम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या करोगे, सेविंग। अरे बेटा इनकम में से तो दो ही काम होंगे ना, या तो कंजप्शन या फिर सेविंग। तो जितना खाओगे कम उतना ही ज़्यादा क्या होगी, सेविंग। तो जितनी सेविंग ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, आगे इन्वेस्टमेंट। तो एक ये भी तरीका कि आप लोग कंजप्शन थोड़ी सी कम कर दो। ठीक है, उससे भी क्या होगी, उससे भी आपकी कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी क्योंकि सेविंग ज़्यादा होगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज इन फॉरेन सेविंग। फॉरेन की भी सेविंग क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। इन्होंने बोला डोमेस्टिक सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, कि आप क्या करते हो, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो पैसा है आप सबसे पहले कहाँ से लेते हो, डोमेस्टिक से। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल से तो ले ही सकते हो। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल से मैंने पैसा ले लिया, अब इसी डोमेस्टिक लेवल से लेने के बाद में अगर मेरे को डोमेस्टिकली पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे पास एक और सोर्स बचता है, वो कौन सा, फॉरेन का। कि या तो मैं इंडिया से पैसे लेके आगे इन्वेस्ट करूं या फिर मैं बाहर से पैसा ले सकता हूं। तो दोनों तरीके से पैसे लेने के मेरे पास सोर्सेज हैं, इसीलिए सप्लीमेंटेड है। सप्लीमेंटेड मतलब कि अगर मेरे को ये नहीं मिला तो मैं दूसरी चीज से क्या कर दूंगा, इसको सप्लीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ तो मैं डोमेस्टिक सोर्स से पैसा ले सकता हूँ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, या सप्लीमेंट कर सकता हूँ इसको एक्सटर्नल सोर्सेज से। एफर्ट शुड बी मेड गेट लोन ग्रांट एंड एड्स फ्रॉम द डेवलपमेंट। एड्स का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, एड्स का मतलब होता है हेल्प, हेल्प फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से आप लोग लोन ग्रांट और एड्स ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, डेवलप कंट्री से एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। इवन दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम पता है, कोई किसी इंस्टीट्यूशन का नाम पता हो, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम जानते हो, IMF,
वर्ल्ड बैंक, ये लोग क्या हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पैसा देती है, ठीक है। दी शुड बी यूटिलाइज फॉर द इंपोर्टिंग मशीन्स एंड कैपिटल गुड्स। तो बाहर से अगर आप लोगों ने कैपिटल फॉर्मेशन लेनी है वो भी आप लोग ले सकते हो, डोमेस्टिक से लेनी है डोमेस्टिक से ले सकते हो। तो डोमेस्टिक की कैपिटल फॉर्मेशन सप्लीमेंट हो सकती है थ्रू द फॉरेन, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी फॉरेन कैपिटल से भी पैसा ले सकते हो और अपनी कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी क्या कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है, इसकी समरी देख लेते हैं एक बार फिर से कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या करना है, ठीक है। चलो, तो टॉपिक क्या था हमारा, मेजर्स में, मेजर्स ऑफ, क्या था, मेजर्स टू प्रमोट, मेजर्स टू प्रमोट अंडर लेवल, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको साथ साथ में लिखना वो साथ साथ में लिख सकता है। कौन कौन से मेजर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, एक तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सेविंग को क्या करना है, इंक्रीज, इंक्रीज करना है डोमेस्टिक सेविंग को, इंक्रीज किसको करना है, डोमेस्टिक सेविंग को आप लोगों ने इंक्रीज करना है, ठीक है। और क्या पढ़ा आप लोगों ने, एक तो रूलर, रूलर सेविंग्स, रूलर सेविंग्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। इंक्रीज किसको करना है, रूलर सेविंग को इंक्रीज करना है। और क्या पढ़ा, और क्या पढ़ा भाई, और क्या पढ़ा, एक तो बैंक्स, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बैंक्स हैं, इंक्रीज, इंक्रीज किसको करना है, इंक्रीज द बैंकिंग, इंक्रीज द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स लगाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स लगाओ। और देखो और कौन कौन से पॉइंट से, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बैंक, मतलब इंक्रीज कर दो बैंकिंग इंस्टीट्यूट या एक्सपैंड कर दो बैंक्स को, ठीक है। उसके बाद में क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स का पॉइंट था, सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज था और नॉन डेवलपमेंट खर्चा था, ठीक है। तो एक तो नॉन डेवलपमेंट, ये क्या लिख दिया आपने, नॉन डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उसको क्या करना है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स का पॉइंट था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का पॉइंट था। उसके बाद में और किसका पॉइंट था अभी, सरप्लस, सरप्लस फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरप्लस फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये वाला पॉइंट था। और कौन से पॉइंट थे देखो, और कौन से पॉइंट से भी, ये भी हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, कंजप्शन कम करनी है और फॉरेन सेविंग्स, ठीक है। 3 पॉइंट रह गए, ठीक है। एक तो क्या करनी है, फॉरेन सेविंग्स वाला, फॉरेन सेविंग्स, फॉरेन सेविंग्स। और कौन सा पॉइंट था अभी, अबे ओए कहाँ चला गया, प्राइस स्टेबिलिटी भी पॉइंट था ना एक, हाँ प्राइस स्टेबिलिटी, और एक भूल गए, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो रह गया वो क्या था, प्राइस, अबे ओए क्या हो रहा है तेरे को, फॉरेन सेविंग्स, और हाँ रिडक्शन इन द कंजप्शन, रिडक्शन इन द कंजप्शन। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं आज, ठीक है, जिसमें आप लोगों की पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इन तीनों में, अब इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपके 3 जगह पे बस 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो पूछेंगे कि आपको कैपिटल फॉर्मेशन क्या है या उसके इंपॉर्टेंस बता दो, या पूछेंगे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोजेज़ क्या हैं और उसके
प्रमोट कैसे कर सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अब किसी को एक काम करो यार, तुम लोग चलो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, और तुम्हारा काम हो गया। पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे इसी पेज में आ जाएगा। चलो पूरा का पूरा चैप्टर इसी पेज में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, मैं अभी बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसको पढ़ोगे ना तुम लोग पूरा चैप्टर तुम्हें पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में क्या था। क्योंकि 3 ही चीज़ें हैं, एक तो इंपॉर्टेंस, एक कोजिस और एक कैसे प्रमोट करना है। बस 3 ही चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो कोजिस, एक तो प्रमोशन, और एक उसको कैसे प्रमोट करना, और एक उसके कोजिस। बस ये 3 ही चीज़ें जो आपको पूरे चैप्टर में डील करनी है, बस खत्म, ठीक है। तो ये तुम लोग तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोग बाद में इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलो हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट सबने। चलो बढ़िया, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बेटा, नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो और कुछ, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 पार्ट डी का खत्म होता है। 2 चैप्टर बचे हैं अब आपके, इसके अगले 2 चैप्टर करोगे तो पूरा पार्ट डी खत्म हो जाएगा और 40 नंबर तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। अब घर पे बैठो, कॉपी बनाओ, जैसा करना वैसा करो, लेकिन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते।